हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका, आपकी साइंस टीचर, एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। आई होप जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने अपनी बुक से भी उस टॉपिक को पढ़ा होगा एंड आपको कोई डाउट नहीं हुए होंगे। ठीक है, सो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। हम लास्ट वीडियो में फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, हमने क्या किया था, सिर्फ उसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को कंप्लीट किया था। फोर्स के बारे में पढ़ा था, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बीच का डिफरेंस पढ़ा था, इनर्शिया के बारे में पढ़ा था और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया था। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम न्यूटन की सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, वीडियो को जो है एंड तक देखना है। ठीक है, और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मेरी वीडियोस की जो है टाइमली मिल सके। ठीक है, और जिस बच्चे ने अभी तक पेन कॉपी नहीं उठाई, पेन कॉपी उठा लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में जो है हम न्यूटन्स की सेकेंड लॉ पढ़ने वाले हैं, उसकी मैथमेटिकली डेरिवेशन देखने वाले हैं न्यूटन्स की सेकेंड लॉ की, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको नोटबुक पेन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो वीडियो को ध्यान से देखना है। चलिए हम अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को जो है आगे लेकर चलते हैं। हाँ जी बच्चों, एक बार ना हम रिमाइंड करते हैं कि हमने न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था। हमने न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या डिस्क्राइब किया था। अगर कोई चीज़ रेस्ट पर है वो रेस्ट पर पड़ी रहेगी, अगर कोई चीज़ मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, वो यूनिफॉर्म मोशन से जो है मूव करती रहेगी अनटिल अनलेस, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स को हम अप्लाई नहीं करते हैं ना। यही तो थी न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ आपके पास रेस्ट पे पड़ी है, रेस्ट में रहेगी, मोशन में है, मोशन में रहेगी, वो अपने पोजीशन को तब तक चेंज नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स को हम अप्लाई नहीं करते हैं। ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन थी। ठीक है, अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ना है। मान लो हम, जैसे मैंने आपको बताया है, अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है, अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है, वो मोशन में कब आएगी, जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स को हमने क्या किया है, अप्लाई किया है। अब कोई चीज़ रेस्ट पे है, अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है ना। अगर कोई चीज़ रेस्ट पे पड़ी है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। और अगर उसने क्या करना है, रेस्ट से वो मोशन में आई है, यानी कि उसकी वेलोसिटी में क्या आया है, उसकी वेलोसिटी में क्या आया है, चेंज आया है। वो ज़ीरो से क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, चेंज आया वेलोसिटी में, है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आया है। अगर उसकी पोजीशन चेंज हुई है किसी टाइम पे, टाइम जब ज़ीरो था उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो थी, जब टाइम कुछ टी हुआ तो उसकी वेलोसिटी में भी कुछ चेंज आया। मान लो x मीटर पर सेकेंड से उसकी वेलोसिटी में जो है चेंज आया, और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं ना, उसको ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि क्या हुआ है, जब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या था, रेस्ट पर था, और जैसे ही उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई आके, उस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। और पोजीशन को चेंज करा है, कैसे चेंज करेगी, जब वो मूव करके जाएगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी में क्या आया है, चेंज आया है, उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ और आई है। देन वेलोसिटी में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या बोलते हैं, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी कि उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या हुई है, जनरेट हुई है ना, एक्सेलरेशन जनरेट हुई है। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास मोशन में है या यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, आना एक्स होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फिर वो किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी कि उसकी वेलोसिटी में क्या आया है, दोबारा से चेंज आया है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन में भी क्या आएगा, चेंज आएगा है। तो मतलब ये है कि आप यहाँ से सारा कुछ देख रहे हो कि जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई की है, एक्सेलरेशन क्या हो रही है,
जनरेट हो रही है, यानी कि फोर्स का रिश्ता किसके साथ है, एक्सेलरेशन के साथ है, क्योंकि जब हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं तभी तो एक्सेलरेशन आपकी जनरेट हो रही है ना। फोर्स को अप्लाई किया तभी आपके पास आपकी एक्सेलरेशन क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। एक्सेलरेशन कैसे जनरेट हो रही है, पहले तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जैसे ही हमने उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर दी है वो ऑब्जेक्ट ने अपनी इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर लिया, बढ़ा लिया है ना, बढ़ गई है उसकी वेलोसिटी, यानी कि उसकी वेलोसिटी में क्या आ गया, चेंज आ गया, और चेंज इन वेलोसिटी को तो हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन का रिश्ता किसके साथ है, फोर्स के साथ, कोई ना कोई इसका रिलेशन है ना, फोर्स का इसका कोई ना कोई रिलेशन है इसके साथ, है ना। तो हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स की, हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में इस फोर्स का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। इस फोर्स का हम क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे कि कितने मैग्नीट्यूड से हम फोर्स लगा रहे हैं, कि इसकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो रही है, इसकी जनरेट हो रही है, एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रही है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो मेन आपका जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन्स की, इसके अंदर जो है हम फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं उसको जो है सीखेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, सारे पॉइंट्स जो आपको बोलूँगी उसको अपनी नोटबुक में जो है नोट डाउन करना है, अच्छे से समझना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शंस में अपने मुझे डाउट मेंशन करने हैं, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम सबसे पहले उसमें आपके डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। यहाँ से तो आपको समझ में आया है कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई कर रहे हैं तब आपकी एक्सेलरेशन जनरेट हो रही है, यानी कि फोर्स का रिश्ता किसके साथ है, एक्सेलरेशन के साथ है ना। अब मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स जो है ना इसके डिस्कस करती हूँ, जिससे आपको जो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाँ जी बच्चों, अब ना मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी, उसकी एग्जांपल की हेल्प से ना आई होप आपको जो है अच्छे से क्लियर हो न्यूटन्स की सेकेंड लॉ। चलिए देखते हैं। आपके पास एक रोड है, ये आपकी रोड है, ठीक है। थोड़ी मेरी ड्राइंग ऐसे ही गंदी सी है तो समझ लेना। ये आपके पास एक ट्रक खड़ा है रोड पे, ये आपकी रोड है, रोड साइड पे ना एक ट्रक जो है पार्क करा हुआ है, जो ट्रक है वो खड़ा हुआ है, मतलब कि जो ट्रक है वो कैसा है, रेस्ट पे है। ट्रक कैसा है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, 0 के इक्वल है, एक्सेलरेशन भी कैसी है, कोई अभी एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है, और फोर्स भी उसके ऊपर कुछ लग नहीं रही है। तो इस ट्रक से आपको क्या डर लगेगा, अगर ट्रक ऐसे ही खड़ा है, रेस्ट पे खड़ा है, मूव नहीं कर रहा है, एक साइड पार्क हो रखा है, तो कोई आपको प्रॉब्लम है, डर लगता है उससे, नहीं लगेगा, है ना। अब क्या कर रहा है, इस ट्रक ने जो है मूव करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये ट्रक मूव कर रहा है, ट्रक जो है वो मूव कर रहा है, ट्रक इज मूविंग, यानी कि ट्रक किस में है, मोशन में है ना। ट्रक किसमें है, मोशन में है। मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है, चल रहा है, ये मूव इतने की स्पीड से, अब ये इतने की स्पीड से भी चल रहा हो फिर भी आपको खतरा रहेगा। अगर कोई बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है या कुछ भी है तब भी आप क्या करोगे, बच के चलोगे, वही ट्रक कार है, ध्यान से रोड क्रॉस करनी है, ऐसे रहता है ना आपके माइंड में। चाहे उसकी स्पीड कम भी है फिर भी आपको क्या रहेगा, डर रहेगा उससे कि इससे एक्सीडेंट भी हो सकता है ना। चाहे उसकी स्पीड कैसी है, कम भी है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भी वो क्या कर रहा है, चल रहा है। देन अगर कोई, तो यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले तो ये था रेस्ट पे, यानी कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही थी। अब क्या कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई है, फोर्स अप्लाई हुई है, कैसे हुई है, ट्रक के ड्राइवर ने जो है फोर्स अप्लाई किया है, इसको स्टार्ट किया है, एक्सेलेरेट किया है, तब इसने मूव करना स्टार्ट किया है ना। तो इसने मूव करना स्टार्ट किया है, मूव करके इसकी स्पीड, फिर इसकी स्पीड हुई है, मोशन में आया है, इसने मूव हुई है, एक्सेलेरेशन इसके अंदर क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई है। यानी कि जब फोर्स क्या थी, जब फोर्स आपके पास 0 थी तो एक्सेलेरेशन भी क्या थी, है ही नहीं थी,
प्रोड्यूस ही नहीं हुई थी। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई, आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, मान लो एक्स फोर्स, आपने एक्स न्यूटन फोर्स इसके ऊपर अप्लाई की है, ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को स्टार्ट करने के लिए इतनी फोर्स इसके ऊपर लगाई है, जैसे इसके ऊपर फोर्स लगाई है इसने क्या करा, मूव करना स्टार्ट किया है। अगर कम फोर्स लगेगी, अगर वो कम फोर्स मतलब लगाया गया, स्पीड उसकी क्या रहेगी, स्पीड की कमांड रहती है, उसने स्पीड कम ली है, फिर भी तो चेंज वेलोसिटी में उसकी चेंज आया है, वेलोसिटी में चेंज आया यानी कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। तो यानी सबके ऊपर क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है ना, फोर्स अप्लाई हुई है ना इसके ऊपर, है ना। तो यहाँ से हमें इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड। जी बच्चों, एक दूसरे एग्जाम्पल देखो, लास्ट एग्जाम्पल से तो हमें पता लगता है कि जो आपकी फोर्स है वो तो वेलोसिटी के ऊपर ज़रूर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर वेलोसिटी का हमें पता नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं निकलेगी। तो यानी कि ये है कि जितने की हम फिक्स फोर्स उसके जिसके जितने अमाउंट से हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे, स्पीड को मतलब वेलोसिटी में इसकी चेंज लेके आएंगे, जितनी तेज़ी से हम उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएंगे उतनी ही जो है उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, है ना। क्योंकि जितनी वेलोसिटी को बढ़ाएंगे, चेंज इन वेलोसिटी, जितनी ज़्यादा चेंज इन वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, है ना। तो यानी कि ये है फोर्स डिपेंड करती है आपके पास एक तो वेलोसिटी के ऊपर, वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रही है ना, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी की चेंज पे भी डिपेंड करती है। दूसरा एग्जांपल ये है, अ स्मॉल मास सच एज बुलेट मे किल अ पर्सन व्हेन फिक्स फ्रॉम गन। अब मान लो गन में से जो बुलेट है किसी बंदे को लग जाए वो तो वही मर जाता है ना। उसका मास कितना सा होता है, इतना कम मास होता है, मास उसका स्मॉल है, लेकिन उतनी ही वेलोसिटी से वो क्या करती है, किसी पर्सन को हिट करती है, उतनी वेलोसिटी से उसको क्या किया, स्पीड से उसने हिट किया है और पर्सन की जान चली गई है। मास तो उस बुलेट का कितना सा था, इतनी सी, देखने में भी इतनी सी होती है बुलेट, लेकिन वो इतनी फास्ट मूव करती है और किसी बंदे की क्या है, उससे जान जा सकती है ना। तो यानी कि ये है, यहाँ पे क्या है कि जो आपका फोर्स है वो आपके पास मास के ऊपर भी डिपेंड करती है, मास पे भी डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रही है ना, इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसका मास क्या है, स्मॉल मास है, लेकिन वेलोसिटी से इतनी तेज़ी से भागती है, इतनी तेज, जब जैसे ये आपके पास गन से निकलती है ये, तो इतनी स्पीडली जो है ये मूव करेगी कि किसी पर्सन की जो सामने खड़ा है उसकी डेथ हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से आप पिछले एग्जांपल से आपको पता क्या लगता है कि वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है, यहाँ से मास के ऊपर भी डिपेंड करेगी किसी चीज़ का मास कैसा है, ठीक है। इस पॉइंट को जो है नोट कर लीजिए यहाँ से। मेन तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या चाहिए, फोर्स अगर ज़्यादा अप्लाई करनी है, हमें चाहिए मैक्सिमम फोर्स। अगर हमें मैक्सिमम फोर्स चाहिए, अगर हमें मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो उसके लिए हमें वेलोसिटी भी क्या चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी। वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। जितनी वेलोसिटी से वो मूव करेगी उतनी मतलब उसमें फोर्स आपकी क्या होएगी, ज़्यादा फोर्स आएगी, उतनी फोर्स से आपको चोट लगेगी। अब मान लो कोई जैसे गन के इसी की हमने बात की बुलेट की, बुलेट क्या, ये बहुत स्पीडली आई है, यानी कि वो स्पीड से मूव करके आई है, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। वेलोसिटी बढ़ गई उतनी ज़्यादा आपको क्या होएगी, ज़ोर से लगेगी, और फोर्स उतनी ही तेज़ी से आपको फोर्स लगेगी। एंड आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा ना, गोली लगती एकदम से नीचे गिर जाती है, यानी कि उसके ऊपर फोर्स लगी आके, और वो जो बंदा है वो क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है ना। तो यानी कि यहाँ पे आपके पास जो फोर्स है वो मास पे भी डिपेंड कर रही है और वेलोसिटी के ऊपर भी जो है डिपेंड कर रही है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए से यहाँ से। हाँ जी, हो गया। अब एक एग्जाम्पल और पढ़ते हैं। अब मान लो आप गेम खेल रहे हो टग ऑफ वार, स्कूल में खेलते हैं ना टग ऑफ वार, आपकी दो टीम्स जो है डिवाइड हो जाती है, ए टीम है, ये बी टीम है, चलो टग वार खेलते हैं, टग ऑफ वार खेलते हैं। तो क्या होता है, इधर से एक टीम ए इधर से खींच होती है, बी टीम इधर से खींच होती है, ए टीम बी टीम। अब जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, मतलब जिसकी ज़्यादा फोर्स लगी, जिसने ज़्यादा फोर्स से खींचा है वही क्या होगा, विनर होएगा, है ना। तो सारे उसके साइड चल जाएंगे। तो मतलब ये क्या है कि यहाँ पे भी किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं। फोर्स मैक्सिमम कब होगी, जितनी ज़्यादा स्पीड से अगर हमने क्या किया है, उस रस्सी को हमने खींचा है ना। जितनी ज़्यादा स्पीड से खींचेंगे, मतलब जितनी ज़्यादा फोर्स लगा के खींचेंगे आप हम, वो रस्सी, वो बंदा, वो वाली टीम जीत जाएगी, है ना।
तो फोर्स जो है यहाँ से डायरेक्ट वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है और मास पर भी डिपेंड करती है। अब मास और वेलोसिटी दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, तो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने जो है एक डेफिनेट क्वांटिटी को जो है डिस्क्राइब किया, जो दोनों आपकी मास और वेलोसिटी को भी जो है डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, मतलब उसने एक नेम दिया पर्टिकुलर क्वांटिटी को, उसने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को जो है इंट्रोड्यूस किया, जो कि आपकी दोनों को डिस्क्राइब कर रही है, मास को भी और वेलोसिटी को भी। ठीक है, समझ में आया यहाँ से एग्जाम्पल्स? चलो देखते हैं क्या है उस क्वांटिटी का नाम, क्या है, कैसे हम उसे लिख पाएंगे, उसके बारे में देखते हैं। हाँ जी बच्चों, तो न्यूटन ने जो है एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया, एक क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया, जिसको हमने कहा मोमेंटम, अब मोमेंटम किसके इक्वल है? अभी तक हमने बात की है, जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं हमने उनके बिहाफ पर ये बताया है कि जो फोर्स है आपकी वो डिपेंड करती है मास के ऊपर भी, किसी ऑब्जेक्ट का कितना मास था, और वेलोसिटी के ऊपर भी जो है डिपेंड करती है। तो न्यूटन ने सारी चीज़ों को जो है नोटिस करते हुए एक क्वांटिटी को जो है इंट्रोड्यूस किया, उस क्वांटिटी का नाम था मोमेंटम। अभी मोमेंटम किसके इक्वल था? मोमेंटम था आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, मास और वेलोसिटी के इक्वल था, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। और मोमेंटम को जो है हमने सिंबल के वे में P से डिनोट किया, P इज इक्वल टू M इंटू V। समझ में आया? मोमेंटम जो है एक क्वांटिटी जो है न्यूटन ने इंट्रोड्यूस की, और मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मास इनटू वेलोसिटी की, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसके यूनिट देखते हैं, यहाँ से क्या बनेगा इसके यूनिट। मास का केजी में लेते हैं, वेलोसिटी के क्या होते हैं? मीटर पर सेकेंड, है ना। तो मोमेंटम इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड इनवर्स 1। ये आपके पास किसके आए हैं? मोमेंटम के यूनिट आए हैं। अब देखो, जैसे हमने टग ऑफ वॉर खेली है, टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, अब ये तो नहीं है कि दोनों टीम जो है स्टेबल से, कई बार होता है कि दो केस अराइज होते हैं, या तो जो टीम ए है और टीम बी है वो बैलेंस फोर्स लगा रही है, मतलब जितनी फोर्स ये लगा रही है उतनी फोर्स बी लगा रही है। अब मैं आपको एक केस दे देती हूँ, मान लो मैं बी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर देती हूँ, मतलब बी में जितने मेंबर्स थे, टग ऑफ वॉर गेम थी, ए टीम और बी टीम, मान लो मैं मेंबर्स इंक्रीज़ कर देती हूँ, इसमें 10 हैं, इसमें मैं क्या कर देती हूँ 15 मेंबर्स को डाल देती हूँ। अब क्या होगा? जिस टीम में मेंबर्स ज़्यादा हैं उस साइड से वो ज़्यादा ज़ोर से खींच पाएंगे ना रस्सी को, उस जगह से ज़्यादा फोर्स लग पाएगी, है ना। तो यानी कि कैसे हो जाएंगी? अनबैलेंस फोर्स हो जाएगी, एक तरफ से ज़्यादा लग रही है, एक तरफ से कम लग रही है। तो इसके कारण की वेलोसिटी में भी क्या आएगा? चेंज आएगा, है ना। वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, ये कुछ और वेलोसिटी से लगाएंगे, ये कुछ और वेलोसिटी से लगाएंगे, यानी कि फिर वेलोसिटी में चेंज आ गया आपके पास। तो वेलोसिटी में चेंज आया यानी कि फोर्स भी जो अलग लग रही है, ये फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं, ये कम लगा रहे हैं, है ना। तो ये बात ही है यहाँ पे भी। तो हम जो है यहाँ पे हमने एक टर्म को, किसको, पर्टिकुलर टर्म हमने जो है मोमेंटम को डिस्क्राइब किया, ठीक है। इससे क्लियर क्या होता है? इससे ये क्लियर होता है कि जो मोमेंटम है वो प्रोड्यूस हुआ है आपके पास, मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ है ना मास में और वेलोसिटी में, है ना। मास और वेलोसिटी की जो है फोर्स पे डिपेंड करती है, दोनों का जो अभी हम पढ़ेंगे इस बाय स्टेटमेंट कि कैसे जो है रिलेशन है इस मास वेलोसिटी का, इस मोमेंटम का फोर्स के साथ कैसे रिलेशन है, ये तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन बाय वर्ड जो है आपको जो है ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं जी, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल दे रही हूँ सारे, उसके बाद क्या करना है आपको बता रही हूँ, लिखवा नहीं रही हूँ मैं, आपकी बुक में जो है सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ आपको समझा रही हूँ, डिक्टेट कर रही हूँ। बाय वर्ड्स जो है अपनी बुक से देखना। एक एग्जाम्पल और पढ़ते हैं। मान लो आपके पास एक कार है, ये क्या है आपके पास? कार है, ठीक है। अब इसकी कार की क्या होगी है? बैटरी डेड होगी, इस कार की बैटरी ना डेड होगी और ये कार ना अब स्टार्ट नहीं हो रही है।
अब कार स्टार्ट नहीं हो रही, कार को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा धक्का लगाना पड़ेगा ताकि जो इसका इंजन है वो क्या हो, एक्सेलेरेट हो, तब ये स्टार्ट हो, है ना। कई बार आपने देखा होगा सर्दियों में भी ऐसे हो जाता है, बैटरी जो है डेड पड़ जाती है क्योंकि ठंडी हो जाती हैं चीज़ें, है ना। तो क्या हुआ है, अब दो केस राइज होंगे। अब कार को क्या करना है, धक्का लगाना है, पुश करना है, कार को क्या करना है, पुश करना है, धक्का लगाना है यानी फोर्स लगानी है, तभी ये कार क्या होगी, थोड़ी धक्का लगेगी तब जाके ये क्या होगी, थोड़ा इसका इंजन थोड़ा गर्म होगा, फिर ये क्या होगी, थोड़ी स्टार्ट होगी। मान लो पहला केस ये आता है, एक या दो बंदे जो हैं इसको धक्का लगाते हैं, एक या दो बंदे ने इसको ऐसे धक्का लगा दिया, यानी कि अनबैलेंस फोर्स से उसको धक्का लगाया, सडनली ऐसे धक्का लगा दिया, कार स्टार्ट होगी। पहले केस में क्या करा है, अनबैलेंस फोर्स लगाई है, यानी कि अनबैलेंस फोर्स सडनली जो है हमने सडन से एक तरफ पुश किया, सडनली पुश किया है, कार स्टार्ट होएगी, इंजन स्टार्ट होगा कार का, होगा, मुझे तो लगता नहीं होगा, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, हार्डली होगा। सेकंड केस में क्या करते हैं, जो बैलेंस फोर्स लगाते हैं, मान लो थोड़े टाइम तक जो है उसको फोर्स लगाते जा रहे, मूव करते जा रहे हैं, टाइम तक लगाते रहेंगे जब तक कि इंजन क्या नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा, बैलेंस फोर्स लगाई है हमने एक तरह से, एक में क्या लगाई है, इनबैलेंस फोर्स लगाई, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद लगा रहे हैं, टाइम लेके टाइम इंटरवल में लगा रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तक हमने क्या करी है, फोर्स को लगाया है ना। हमने एक पर्टिकुलर टाइम तक एक फोर्स को जो है लगाते गए हैं। अब कार क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है, यानी कि मोमेंटम में क्या आया है, चेंज आया है, चेंज आया है ना मोमेंटम में, मोमेंटम में चेंज आया है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी पहले वो रेस्ट पे थी, उसकी वेलोसिटी 0 थी, मूव किया, धक्का लगाया, वेलोसिटी में क्या आया, चेंज आया, वेलोसिटी में चेंज आया, गाड़ी ने क्या किया, एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि जो मोमेंटम में चेंज आया है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, कितनी हमने फोर्स उसको धक्का लगाया, सिर्फ इस बैलेंस फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो कितने अमाउंट में हमने उसे धक्का लगाया है, कितनी जोर से हमने उसको धक्का लगाया है, वो टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ से वो टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि हम कितनी स्ट्रेंथ से फोर्स को लगा रहे हैं, लेकिन कितने टाइम पीरियड के लिए लगा रहे हैं, उसके ऊपर भी जो है वो डिपेंड कर रहा है ना। धक्का तो हमने लगा दिया, चलो ठीक है, लेकिन हमने एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए उस धक्के को लगाया है, उस धक्के से मतलब उस कार को पुश किया है, तभी जाके जो उसका इंजन है वो स्टार्ट हुआ है ना। तो यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम चेंज है, वो टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है ना, वो टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। समझ में आई, मोमेंटम चेंज जो है आपका टाइम के ऊपर भी जो है डिपेंड करता है। चलिए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ से हमारे पास जो है न्यूटन्स की सेकेंड लॉ क्या बनती है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि जो मोमेंटम का रेट जो चेंज हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कितनी फोर्स हमने उसके ऊपर जो है अप्लाई की है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम तो मास इंटू वेलोसिटी होता है ना। मास इंटू वेलोसिटी हमने जो है डेफिनेशन से पढ़ा है कि कैसे फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती है, कैसे वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, ये तो हमें पता है। अब उस मोमेंटम में यानी कि उस वेलोसिटी में चेंज आना वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितनी फोर्स जो है हमने अप्लाई किया। मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ये मार्कर है, मैं इसके ऊपर जो है फोर्स अप्लाई कर रही हूँ और ये आगे जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है। मास क्या है, मास कम है, जो जैसे इसका मास कम है मैं इसको इजीली धक्का लगा पा रही हूँ। अगर मास इसका क्या होता, ज़्यादा होता तो मेरे को मुश्किल होती लगाने में धक्का, है ना। तो यानी कि क्या है, इसको मैंने फोर्स लगाई है, ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी मास के ऊपर भी तो डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी तो है ही है, इस वेलोसिटी में तो चेंज आ ही रहा है मूव करने से। तो जो मोमेंटम में चेंज आया है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कितनी फोर्स हमने इसके ऊपर अप्लाई किया, कितनी जोर से हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया कि ये आगे मूव कर रहा है।
और उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है। ये नहीं कि मैंने इस डायरेक्शन में इसको धक्का मारा है, ये उस डायरेक्शन में जाके गिरा है। जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रही हूँ ना उसी डायरेक्शन में जो इसको मूव करना है। तो ये फर्स्ट लॉ यही स्टेट करता है कि जितना मोमेंटम में आपके चेंज आ रहा है किसी ऑब्जेक्ट के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितनी फोर्स आपने उसके ऊपर अप्लाई की है। जैसे एग्जांपल है, पुशिंग अ कार्ट इट इज़ ईजियर टू पुश एम्प्टी कार्ट इन अ सुपर मार्केट देन अ लोडेड वन। अगर मान लो आपके पास कोई कार्ट है, वो खाली है, आपको ईजिली आप उसको क्या करोगे, मूव कर लोगे, उस रेडी को आप इजीली मूव करके ले जाओगे मार्केट से। अगर उसके अंदर सब्जियां या कुछ सामान है, उसके अंदर कुछ सब्जी है या कुछ सामान है, वो आपके लिए उतना ही मुश्किल रहेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, ठीक है ना, समझ में आया एग्जाम्पल? क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कार्ट आपकी पहले तो एम्प्टी थी, अब उस कार्ट के अंदर क्या आ गया, थोड़ा मास ऐड हो गया है। तो मास ऐड हो गया यानी कि उसके ऊपर ज़्यादा ही फोर्स लगेगी ना उसको मूव करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर मास आ गया है, मास आ गया है ना। चलिए आगे देखते हैं इसको हम मैथमेटिकली, इसका कुछ फॉर्मूला देखते हैं। जी बच्चों, अब हम कर रहे हैं मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला देख रहे हैं। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विच इज़ मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है जिसका मास क्या है, m है, और वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसलिए जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन की तरफ। और कैसे जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि वो मान लो जब टाइम 0 था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। टाइम उसने 1 सेकेंड कवर किया, वेलोसिटी में ये डिस्टेंस, और डिस्टेंस उसका क्या था, 0 था, डिस्टेंस कितना आ गया, 1 मीटर का कवर किया। यानी कि वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से जो है चल रहा है। और उन्होंने कहा है कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, u है। उस टाइम इंटरवल में जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो u है। और अब क्या होता है, इन टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम v। अब क्या हो गया, टाइम t मतलब टाइम बढ़ गया है, और उसने अपनी जो है वेलोसिटी को मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, उसकी इतनी वेलोसिटी आ गई, v आ गई वेलोसिटी उसकी, कोई फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन जो उसकी फोर्स है वो कैसी रही है, कांस्टेंट रही है थ्रू टाइम t। उस टाइम t के बीच में जो उसकी फोर्स है वो कैसी रही है, कांस्टेंट रही है, यानी कि उसके ऊपर कोई फोर्स अगर है वो उतनी की उतनी ही रही है। अगर वो किसी स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि जब उसने कार को स्टार्ट किया है या ठीक है, तो उसकी जो स्पीड उतनी फोर्स को स्टार्ट करने लगी थी ना, बस उतनी ही स्पीड लगी हुई है, और उतनी ही उससे वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। उसकी फोर्स के अंदर कोई चेंज नहीं आया है। फोर्स कैसी रही है, कांस्टेंट रही है ना। क्यों रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा था, यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा था, वो मूव कर ही रहा है। अगर हम या तो कहेंगे फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हुई है, अगर हमने ब्रेक लगाई है, ब्रेक के फॉर्म में हम उससे कहते हैं कि फोर्स लगाई हुई है। तो समझ में आया यहाँ से इतना। अब इनिशियली मोमेंटम, अब पहले मोमेंटम क्या था ऑब्जेक्ट का, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। यानी कि हमने इनिशियल मोमेंटम को p1 से डिनोट किया है और फाइनल मोमेंटम को p2 से डिनोट किया है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर इनिशियली जो आपका मोमेंटम है उसमें हम इनिशियली वेलोसिटी की बात करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास u थी, फाइनल वेलोसिटी को हमने, फाइनल मोमेंटम को हमने p2 से डिनोट किया है, और फाइनल वेलोसिटी आपके पास v थी, तो v mv। अब मोमेंटम में क्या चेंज आया है, मोमेंटम में क्या चेंज आया है, कैसे निकालेंगे, फाइनल वाले को इनिशियल से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो p2 माइनस p1, इसको इतना नोट करो, इतना स्पेस नहीं है मेरे पास कि पूरी डेरिवेशन एक साथ हो जाए, नोट करो। इसको इरेज करूँगी फिर तो आगे आपको बताती हूँ। यहीं पे रोका था ना, चेंज इन मोमेंटम p2 माइनस p1, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि चेंज ऑफ जो मोमेंटम है इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं कि इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है p2 की वैल्यू क्या थी, mv माइनस mu, तो कितना आ गया ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कॉमन आ जाएगा, v माइनस u, है ना। यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो यहाँ से। अब ये था चेंज इन मोमेंटम। अब कितने रेट से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितने रेट से चेंज हो रहा है, रेट यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, एम वी माइनस यू अपॉन में टी, है ना। यही आ जाएगा आपके पास, रेट से चेंज होने में आपके पास ये आ जाएगा यहाँ से। अब
इसको 2 मान लो। अब मेरे को एक बात बताओ, आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अभी हमने पढ़ा था कि जो रेट चेंज इन मोमेंटम है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स कितनी अप्लाई हुई है। तो यहाँ से जो आपका रेट चेंज है मोमेंटम में, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, है ना। कितनी फोर्स अप्लाई हुई है यहाँ से, है ना, कितनी फोर्स अप्लाई हुई है। हमने जब लॉ को यूज़ किया है, लॉ से तो यही बनता है ना आपके पास। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से क्या बन रहा है, फोर्स बन रहा है। अगर ये इसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल है, और ये तो फिर ये भी तो आपस में इक्वल होंगे ना यहाँ से। तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी, इस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी आपके पास। समझ में आया। अगर चेंज इन मोमेंटम आपके पास क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था m इंटू वी माइनस यू के, और अगर हम इसके रेट की बात कर रहे हैं, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, कितने रेट से चेंज आ रहा है, तो हमने t से इसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अब हमने न्यूटन की जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है कि कितने जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है फोर्स कितनी उसके ऊपर अप्लाई हुई है, यानी कि ये आपके पास फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बी, ठीक है, और ए सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बी भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा सी के, यानी कि यहाँ से ये वाला पॉइंट जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। यही किसी वाली इक्वेशन से हमें मिलता है ना। अब क्या करना है हमें, ये आ गया यहाँ से, के आ जाएगा यहाँ पे। अब के क्या है यहाँ पे, के जो है आपके पास प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, कांस्टेंट है। ये आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये आपका फॉर्मूला जो है जनरेट होता है, इसको स्टार लगा लेते हैं यहाँ से। अगर के की वैल्यू क्या है, 1 है, के को 1 पुट कर देते हैं, मतलब कांस्टेंट आपके पास 1 है, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास, है ना। और यही आपके पास जो है फॉर्मूला में जो है हम यूज़ करते हैं इस वैल्यू को आपकी, ठीक है। ये फॉर्मूला में आपके पास क्या होगी, यूज़ होगी वैल्यू, कहीं फॉर्मूला में ये यूज़ होती है। अब मेरे को एक बात बता दो, v माइनस व्यू क्या है, मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ये क्या है आपके पास, ये क्या है आपके पास, v माइनस यू बाई टी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम। क्या होता है ये, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। आपके पास एक फॉर्मूला और जनरेट हो गया है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आपके पास एक फॉर्मूला जो है और जनरेट हो जाता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर हुए डेरिवेशन वाले पॉइंट, दोबारा से देख लेते हैं एक बार। मोमेंटम में चेंज आया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P2 माइनस P1 के। हमने क्या किया है, P2 की भी वैल्यू पुट कर दी है, P1 की भी वैल्यू पुट कर दी है। P2 जो है आपके पास mv के इक्वल था, P1 आपके पास mu के इक्वल था। m को कॉमन ले लिया, v माइनस यू बचा है। अब चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया है, इसके इक्वल आ गया है। अब हमें पता है अगर कितने रेट से मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो उसको डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि टाइम की बात करते हैं, तो टाइम से डिवाइड कर दिया है। अब हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज़ किया है, जो हमें कहती है कि जितने रेट से मोमेंटम में चेंज आएगा वो डिपेंड करेगा कितनी फोर्स उसके ऊपर जो है अप्लाई हुई है। यही थी आपके पास, इस लॉ को यूज़ किया, ये रिजल्ट हमारे पास बनता है। हमने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जो है हटा दिया है, के आया है, के क्या है आपके पास, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है। अगर के की वैल्यू 1 होती है तो ये फोर्स है जो इसके इक्वल होती है यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चंस में आपके न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला ये यूज़ होगा, ठीक है। अब आपके पास ये क्या है, v माइनस यू बाई टी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है टाइम के रिस्पेक्ट में। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है, तो ये फॉर्मूला जो है आपके पास जनरेट हुआ है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको यहाँ से नोट डाउन कर लो, आगे देखते हैं और इसे फॉलो करते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी, ये आया था। चलो अब इसके यूनिट्स निकालते हैं। यहाँ से यूनिट्स कैसे निकलेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स मास के क्या यूनिट होते हैं, केजी में ले लिया। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि मीटर, ये इसके यूनिट होते हैं। यहाँ से इसके एक और आ जाते हैं, तो मीटर, ये कितना आ गया यहाँ से, इनवर्स 2,
है ना। तो फोर्स के आपके पास ये यूनिट होते हैं, और फोर्स को जो है हम न्यूटन में भी लिखते हैं। फोर्स की जो न्यूटन भी यूनिट है, न्यूटन में भी आती है और डाइन में भी आती है, ठीक है, फोर्स की। समझ में आया यहाँ से आपको ये डेरिवेशन? ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसको नोट कर लो, ठीक है। हमारे पास क्या आया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आया। तो यहाँ से एक और आप स्टेटमेंट जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए दे सकते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट नेट फोर्स यानी कि टोटल फोर्स जो है वो किसके इक्वल होती है, मास टाइम इनटू एक्सेलरेशन, इसके इक्वल होती है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो फोर्स जो है इंक्रीज करेगी, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके मास के भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एक्सेलरेशन के भी। फोर्स अगर चाहिए, अगर मास ज़्यादा है किसी ऑब्जेक्ट का तो फोर्स भी जो है ज़्यादा लगेगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना। और अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज करे तो फोर्स भी आपकी बढ़ रही है। समझ में आया यहाँ से? ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, स्टेटमेंट को भी। जी बच्चों, जो आपके पास न्यूटन की सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना, उसको हम जो है लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है अदर नेम क्या है न्यूटन की सेकेंड लॉ का, तो आप क्या लिखोगे, लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। या आपके पास आ जाता है स्टेट लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो आपको पता होना चाहिए जो न्यूटन्स की सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसको ही हम जो है लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड, वी कैन आल्सो स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यूजिंग सेकेंड लॉ। हम जो है सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ को भी जो है डिराइव कर सकते हैं। सेकेंड लॉ हमारे पास क्या थी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको इस पॉइंट से हम लिखा था हमने, है ना। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब न्यूटन की फर्स्ट लॉ क्या कहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन से मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली, वैसे ही मूव करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स को हम अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। अगर फोर्स जीरो है यानी कि कुछ फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो आपका फाइनल पोजीशन तो आएगी नहीं। तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता रहेगा, यानी कि जब तक कि हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, उसमें चेंज नहीं आएगा, तो वो कैसे करता रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। और अगर इनिशियल वेलोसिटी आपकी ज़ीरो है यानी कि ऑब्जेक्ट कैसे है, रेस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है, और रेस्ट पे तो कब तक पड़ेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स को हम अप्लाई नहीं करते हैं। समझ में आया यहाँ से? तो इसे नोट डाउन कर लो, ये दो बातें, दो पॉइंट जो है आपको नोट करने हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, चलिए देखते हैं। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक कांस्टेंट फोर्स जो है एक्ट कर रही है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास क्या है, 5 kg है, फॉर ड्यूरेशन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के लिए किसी 5 किलो के ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है, और वो क्या करता है, इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम, वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ा देता है 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड तक। अब क्या करना है आपको, मैग्नीट्यूड निकालना है इतनी फोर्स अप्लाई करें। पहले गिवन देख लेते हैं क्या लिखा है हमें। गिवन में लिखते हैं सबसे पहले, हमारा क्वेश्चन जो है सुंदर लगेगा गिवन से। मास कितना गिवन है, 5 kg, है ना। टाइम कितना गिवन है, 2 सेकेंड। इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि u की वैल्यू दी हुई है आपको। और फाइनल वेलोसिटी यानी कि v कितना है, 7 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है, आपको फोर्स निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे फोर्स, फोर्स का तो फॉर्मूला हमें पता है, हमने अभी डिराइव किया था। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मैंने एक्सेलरेशन को ऐसे ओपन करके लिख दिया है। वैल्यू पुट करेंगे मैं यहाँ से, मास कितना था 5, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 7 माइनस 3, टाइम कितना था 2 था। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5, यहाँ से आपके 4 बचे 2, यानी कि 10 आ जाएगा, है ना। मास आपका केजी में था यानी कि केजी, ये आपके पास मीटर इनवर्स 1। तो आपके पास ये फोर्स की यूनिट आ गई। टाइम की यहाँ पे सेकंड, टाइम का भी सेकंड था, तो यहाँ पे 2 आ गया है। तो कितनी वैल्यू आई है, 10 kg मीटर पर इनवर्स 2। समझ में आया यहाँ से? ये तो आपका एक पार्ट जो है सॉल्व हो गया, यहाँ से एक पार्ट सॉल्व हुआ है आपके। आप फोर्स को न्यूटन में भी लिख सकते हो, 10 न्यूटन भी लिख सकते हो, वो भी सही होएगा।
अब आपको क्या करना है, नाउ इफ फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन। आप क्या करते हैं, फोर्स जो है 5 सेकंड के लिए लगती है, पहले 2 सेकंड के लिए थी, अब 5 सेकंड के लिए लगी है। व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ऑब्जेक्ट की। इसको नोट कर लीजिए यहाँ से। अब क्या कर दिया, इसको इंक्रीज कर दिया आपके टाइम को। तो हमें पता है ना फोर्स किसके इक्वल था, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, इसके इक्वल था। अब हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो इसको यहाँ से लिख लेती हूँ मैं ऐसे, एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, है ना। फिर एफ टी प्लस एम यू इज इक्वल टू एम वी। अब वी की वैल्यू निकालनी, वी इज इक्वल टू एफ टी बाई में एम प्लस एम यू बाई में एम, ये से यहाँ से कट गया। v की वैल्यू क्या आ गई, v कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी बाई में एम, ये वाला फॉर्मूला हम इसका यूज़ करेंगे इसमें फाइनल वेलोसिटी को निकालने के लिए, ठीक है। v, अब इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता कितनी है, 3 है। फोर्स हमें पता कितनी निकली है, 10 निकली है। टाइम कितना है, 5 है यहाँ पे। मास कितना है, 5 दिया हुआ है ना, तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ से कितनी आएगी, 30 आ जाएगी आपके पास, है ना। ये आपके पास क्या यूनिट थी इसकी, तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास कितनी आएगी, इतनी आ जाएगी यहाँ से। सॉरी 30 नहीं आएगी, प्लस है यहाँ पे, मेरे को लगा मल्टीप्लाई प्लस करना, 13 आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो 3 + 10 13 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ये आपके पास क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। समझ में आया क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो उसको, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। सेकेंड न्यूमेरिकल देख लीजिए, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, किसको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक एसेलेटिंग ऑब्जेक्ट है 2 kg का, उसका मास 2 kg है और कितने स्पीड से एसेलेट कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2 से। और एक 4 kg का है और कितने स्पीड से एसेलेट कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2 से। अब हमें पता है, गिवन लिख लेते हैं हम 2 केस है, केस 1 और केस 2। गिवन लिखते हैं पहले इसमें, गिवन क्या है, हमें यहाँ पे मास दे रखा है 2 kg, एसेलेशन दे रखी है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2, और इसमें कितना दिया हुआ है, मास 4 kg और एसेलेशन 2 मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2 दे रखी है, ठीक है। हमें बतानी है किसको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम यूजिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसेलेशन, है ना। तो उसको मैं मान लेती हूँ फोर्स 1 है, ये फोर्स 1 इज इक्वल टू मास कितना था, इसको मास 1 मान लेती हूँ मैं यहाँ से, और ये आपकी एसेलेशन 1 है, इसको ये मास 1 A1, इसको मास 2 और A2, क्योंकि केस 2 है ना। अब मास 1 कितना है 2, एसेलेशन 5, यानी कि कितनी आ जाएगी 10 न्यूटन आ जाएगी, चाहे आप उसको यूनिट वाले सिस्टम में यहाँ से भी लिख सकते हो। सेकेंड वाले केस में क्या आ जाएगी, F2 इज इक्वल टू M2 इंटू A2, मास 2 कितना है 4, ये कितना है 8, यानी कि 8 न्यूटन फोर्स। तो किसको ज़्यादा ज़रूरत है फोर्स की, कौन रिक्वायर करेगी, फोर्स 1। F1 क्या है, ग्रेटर है F2 से, तो फोर्स 1 इसको चाहिए होगी ज़्यादा, केस 1 वाले ऑब्जेक्ट को ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है, ठीक है। समझ में आया, इजी सा न्यूमेरिकल है, इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, डिजिट चेंज हो जाते हैं कई बार, ये आपके पास सेम पैटर्न यही रहता है, नोट कर लो इसे भी। हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो जो है मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर ज़रूर बताना, ठीक है। आई होप आपको सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है वो भी अपने कमेंट सेक्शन में आपने मुझे डाउट मेंशन करने हैं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सबसे पहले हम आपके डाउट्स क्लियर कर सके, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स पे हमने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किया है ना, जो हमने अभी सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। अभी मैं इसके लिए आपके पास एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसके अंदर हम जो है सारे न्यूमेरिकल्स जो है आपके पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूरी वीडियो आएगी न्यूमेरिकल्स की, आपने लेकिन ये नहीं सोचना कि आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करने हैं। 2 न्यूमेरिकल करा दिए हैं, इस टाइप के आपको अपनी एनसीईआरटी से भी न्यूमेरिकल जो है प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है।
और जो टॉपिक मैंने आपको बताया है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अब आपको क्या करना है, अपने बुक से भी रीड करना है, बाय वर्ड्स भी देखना है कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, और जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपके साथ समझाए हैं, जितने डिस्क्राइब किए हैं ना आपको, आपकी बुक में ही है वो सारे एग्जाम्पल, उसको रीड करना ताकि आपको बाय वर्ड्स पढ़ने में अच्छे से क्लियर हो सब चीज़ें, ठीक है। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जो है प्रेस करना, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मेरी वीडियोज़ की टाइमली मिल सके, ठीक है। और जिस बच्चे ने पिछली वीडियो भी नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक प्रेजेंट है, आप उस लिंक पर क्लिक करिए और पिछली वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि सबसे पहले आपको फर्स्ट लॉ अभी तो क्लियर होनी चाहिए ना न्यूटन की, तो पहले वीडियो ज़रूर देखना। और आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक जो है आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और अच्छा, अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, वैसे तो अच्छी समझ में आया होगा सारी चीज़ें, अगर समझ में आया होगा तो आपको अच्छी भी लगी होगी, तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स भी करने हैं, और शेयर तो करना ही है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी कुछ नॉलेज मिल सके। अगर आपको नॉलेज मिल रही है तो उन्हें भी कुछ नॉलेज मिल सके, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अपने आप को प्रिपेयर करके आना, पीछे से टॉपिक जो है साथ साथ पढ़ते रहो, चैप्टर को साथ साथ करते रहो, तभी आपको जो है अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। सो आज वाली वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।